हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओलिवटनी विजडम। प्यारे डेयरी किसान भाइयों का स्वागत है हमारे इस चैनल में। और ये वीडियो जो है ये डेयरी फार्मर्स के लिए ही है बेसिकली। गोट वाले भी इसे देख सकते हैं। इसमें हम कॉटन सीड केक के बारे में जानेंगे। सब जानते हैं ना, बिनोले की खल। ये एक बहुत मशहूर फीड इंग्रेडिएंट है बिनोले की खल, और इसे काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है दूध बढ़ाने के लिए, फैट बढ़ाने के लिए, और साबुत बिनोला भी खिलाया जाता है। लेकिन एक बात फार्मर्स देखते होंगे, जानते होंगे कि हमेशा कॉटन सीड केक खिलाकर आप मनचाहे रिज़ल्ट्स हासिल नहीं कर सकते हैं। कई बार तो दूध जो है आपका बढ़ेगा और कई बार वैसा ही रहेगा, कई बार डाउन भी हो जाता है। फैट कई बार बढ़ जाता है, कई बार वैसा रहता है, कई बार डाउन हो जाता है। तो रिज़ल्ट्स वेरिएबल होते हैं। ये आपको समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन फिर भी अक्सर जब आप कॉटन सीड केक को खिलाते हैं तो रिज़ल्ट पॉजिटिव ही देखने को मिलते हैं। तो इतनी मशहूर चीज़ है ये कॉटन सीड मील या बिनोले की खल कि इसके बारे में हम बहुत मतलब विस्तार से अगर जानेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं इसमें, कन्फ्यूजन्स हैं लोगों को। तो डेयरी न्यूट्रिशन के अंदर ये टॉपिक आता है बेसिकली, डेयरी एनिमल न्यूट्रिशन, या ये कहें कि हम डेयरी काओ न्यूट्रिशन की बात हम इसमें करते हैं। देखिए, जब काओ न्यूट्रिशन की बात अगर हो रही है, हम कह रहे हैं कि काओ के लिए हम कर रहे हैं, तो इसमें बफेलो भी आ जाती है और काफ़ी हद तक गोट्स और शीप भी आ जाते हैं, क्योंकि सब रूमिनेंट हैं और ये सब चीज़ें वो खाते हैं। तो कॉटन सीड मील बेसिकली क्या है कि दुनिया में जो कॉटन सीड है ये दो चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है एज ए ह्यूमन या सोसाइटी को। हमारी क्या मिलता है इससे? एक तो कपास मिलती है जिसे हम रुई कहते हैं या कपास कहा जाता है। कॉटन ये टेक्सटाइल में काम आती है ना। एक इससे हमें ऑयल मिलता है, खाने का तेल। या इसे एडिबल ऑयल भी कहते हैं। ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, अहम है सोसाइटी के लिए। तो इन दोनों को निकालने के बाद इनका एक बचा हुआ रेसिड्यू
जिसे कहते हैं, या बाय प्रोडक्ट कहा जाता है। बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है जैसे आपने मलाई जमा की, उससे मक्खन निकाल लिया, फैट निकाल लिया, और बटर मिल्क बचा, ये छाछ बची। तो छाछ क्या है? बाय प्रोडक्ट है। हम छाछ के लिए नहीं मलाई जमा करते हैं, मलाई को छाछ के लिए जमा नहीं किया जाता है, लेकिन छाछ हमें मिलती ही है, तो वो हम पीते भी हैं और बिकती भी है आजकल। तो ये 3 चीज़ें हमें कॉटन सीड से मिलती हैं। एक, कॉटन मिल गई टेक्सटाइल के लिए, इससे हमारे कपड़े बनते हैं, है ना। और एक खाने का तेल हो गया, इसे हम खाते हैं। और एक रेसिड्यू बाय प्रोडक्ट मिलता है जिसे कॉटन सीड केक कहा जाता है, जो हमारे एनिमल्स खाते हैं। तो कॉटन एक बहुत अहम हिस्सा है हमारी इकोनॉमी का। तो देश में काफ़ी कॉटन सीड का उत्पादन होता है। दोस्तों, एक मैं बात आपको बताता हूँ, आप मेरी वीडियो देखते हैं, बहुत सी चीज़ें मैं बस ऐसे ही बताता हुआ आपको निकल जाता हूँ, है ना, लिखता भी नहीं हूँ या लिखी हुई भी नहीं होती हैं। आप ना नोटबुक लेके बैठा करें अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं। देखो, मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूँ, मैं कभी ये नहीं कहता कि आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और क्योंकि मेरा मकसद बहुत ज़्यादा व्यूज़ को हासिल करना नहीं है कि बहुत लोग देखें, लेकिन जो लोग देखते हैं वो मतलब दिल से देखते हैं, वो लोग सीखना चाहते हैं। मेरा उद्देश्य ही ये है कि एजुकेशन को फैलाया जाए। मैं कोई एंटरटेनिंग वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं कोई चुटकुले नहीं सुनाता हूँ, या कोई फिल्मी गाने नहीं हम देखते। हम एजुकेशन के फील्ड में हैं, जैसी भी है हमारे पास एजुकेशन या इन्फॉर्मेशन, वो हम लोगों को देते हैं। तो जो भी आप लोग देखें, अगर आप इससे ज़्यादा बेनिफिट निकालना चाहें, क्योंकि सुनी हुई बात ना बहुत जल्दी भूल जाता है, देखी हुई बात थोड़े दिन याद रहती है, लेकिन जो आप लिख लेंगे, रिवाइज़ करेंगे, वो आप कभी नहीं भूलेंगे। बहुत से लोग हैं बार बार वीडियो देखते हैं। नोटबुक रखिए, नोटबुक में इसे लिखा कीजिए, इन सब चीज़ों को जो बताई जाती हैं। तो हम इस चीज़ को पे बात कर रहे थे कि इंडिया के अंदर तो जिन जिन जगहों में कॉटन सीड ज़्यादा होती है, जाहिर सी बात है वहाँ पे कॉटन सीड केक भी ज़्यादा होगा, और इसकी उपलब्धता होगी, वहाँ के किसानों को ये आसानी से मिलेगा इंडिया में, और जब आसानी से मिलेगा तो पशुओं के लिए भी अवेलेबल होगा। तो अगर देखें हम, तो इंडिया में दुनिया का लगभग 10% से ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस होता है। ये देखिए, यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको, ये इंडिया का मैप एक मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना अच्छा नहीं बना पाता हूँ। ये आप मान लीजिए मोटा मोटा इस टाइप से मैप है। यहाँ पर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब हैं, यहाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक हैं, इधर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा है। तो ये 3 एरियाज़ हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक यहाँ पर है। तो ये वाला जो एरिया है, सबसे ज़्यादा कॉटन यहाँ पर होती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक और गुजरात में। ये लोग लगभग इंडिया का देखा जाए तो 62% प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। तो यहाँ के फार्मर जो देख रहे हैं और उनके यहाँ कॉटन सीड केक बहुत होता है, तो वो तो ये वीडियो पूरी देखें, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें आपको इसमें जानने को मिलेंगी जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी आपके डेयरी के बिज़नेस में। दूसरा आता है फिर ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में बहुत ज़बरदस्त डेयरी इंडस्ट्री है, हरियाणा में और राजस्थान में है, कुछ कहना ही नहीं है कितनी डेवलप्ड इंडस्ट्री है यहाँ पर। 20% के करीब यहाँ पर होती है। और ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा का जो पार्ट है, और तमिलनाडु आता है इसमें, केरला भी आता है। केरला में इतनी कॉटन सीड नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर लगभग 18% कॉटन का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर कॉटन सीड भी बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल रहता है। तो जैसे मैंने बताया आपको पहली बार में कि आप जब कॉटन सीड केक खिलाते हैं
तो ज़रूरी नहीं है कि दूध आपको बढ़े या रिज़ल्ट्स वही मिलें जिसकी वजह से आपने खिलाया है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो तेल वाले ऑयल सीड्स जो होते हैं, सोयाबीन है, सरसों है, ये कपास के बीज हैं, बिनौले के बीज जिसे बिनौला कहा जाता है, ये सब चीज़ें हैं। तो इनमें से तेल को निकाला जाता है ना। तो ये तेल निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। उन तरीक़ों पर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट जो हमारा बाय प्रोडक्ट निकल के आने वाला है वो क्या होगा या उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। तो जो मेथड्स होते हैं कॉटन सीड ऑयल को निकालने के, उसी पे डिपेंड करता है कि हमारा कॉटन सीड मील कैसा होगा। दो टर्म्स आती हैं, एक तो आता है मील और एक आता है केक। कई बार सुना होगा आपने, कोई लिखता है सोयाबीन मील, सोयाबीन केक, मस्टर्ड केक या मस्टर्ड मील। जो मस्टर्ड डीओसी होती है, इसे डीओसी भी कहते हैं, ठीक है, मील को। तो अब अगर कॉटन सीड मील कोई कह रहा है तो वो बेसिकली लिटरेचर में तो कैसे भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन टेक्निकली ये होता है कि इसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है और ऑयल कम है, ठीक है। तो ये मील कहलाएगा। अगर वो कह रहा है ये केक है तो इसके अंदर प्रोटीन कम होगा और ऑयल ज़्यादा होगा। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? ये डिपेंड करता है कि आपने बीज को किस प्रोसेस में डाला है तेल निकालने के लिए। तो 3 मेजर प्रोसेस होते हैं तेल को निकालने के लिए। क्योंकि होता क्या है कि हमारा जो ऑयल सीड है, जो कॉटन सीड है, इसके अंदर 3-4 चीज़ें होती हैं। एक तो इसके ऊपर होती है रुई, या जिसे हम कॉटन कहते हैं, कॉटन फाइबर। अच्छा, कॉटन फाइबर जो है ना, ये सेलुलोज है। सेलुलोज कि कौन सा वो है जो ग्रीन लीव्स में होता है ना, आपकी घास फूस में, साइलेज में, वो सब सेलुलोज का बना होता है। तो कॉटन का फाइबर भी सेलुलोज का होता है। तो कॉटन का फाइबर डाइजेस्टिबल है रूमिनेंट्स के लिए। रूमिनेंट्स को अगर आप सूती कपास खिला देंगे अगर, या उसमें डाल देंगे, तो उसे वो डाइजेस्ट कर जाएगा, है ना। तो एक तो होता है इसमें फाइबर, जिसे फाइबर कहते हैं कॉटन सीड मील में। एक होता है प्रोटीन और एक होता है ऑयल। ये 3 चीज़ें इसमें हमारी रहती हैं। तो अब मेथड कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं जिनसे तेल निकाला जाता है। 3 तरीके के मेथड होते हैं। कॉटन सीड हम लाए, उसे धोया वोया, जो भी कुछ करना है, उसे क्लीन किया। एक मेथड हो गया डायरेक्ट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ठीक है। एक हो गया इसमें हाइड्रोलिक प्रेस या स्क्रू प्रेस। तीसरा इसमें मेथड होता है प्री प्रेस मेथड, प्री प्रेसिंग। अब बिल्कुल सिंपल भाषा में इन चीज़ों को आप समझ लें, बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, जितना आसानी हो सके उतनी आसानी से बताऊँगा। इसमें केमिकल के ज़रिए से ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। इसे कुछ नहीं करते हैं, ना दबा के कुछ निकालेंगे ना कुछ करेंगे। डायरेक्टली कॉटन सीड को धोया, उसके ऊपर का छिलका उतारा, उसके ऊपर के फाइबर उतारे, कपास वगैरह को उतार के सीधा बीज लिया, उसे केमिकल में डाला। केमिकल कौन सा होता है? हेक्सेन। और इसके अंदर से तेल को निकाल लिया। इसमें कहीं कोई दबाव, कोई प्रेसिंग, हीट वगैरह कुछ अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। ठंडा ही रहता है और तेल निकल के आ जाता है। तेल लगभग सारा तेल निकल जाता है। जब तेल निकल जाता है
तेल निकलने के बाद जो बचता है उसे पीस लिया जाता है, ग्राउंड कर लिया जाता है। ये जो बनता है ये कॉटन सीड मील बनता है, बताया ना, जिसमें ऑयल तो क्योंकि सारा निकाल लिया तो ऑयल इसमें बचा नहीं, जो भी बचा वो ज़्यादातर प्रोटीन है, तो प्रोटीन ज़्यादा है और ऑयल इसमें कम है। तो ये हो गया मील, इससे जो बना सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से, मतलब केमिकल से हमने सारा तेल निकाल लिया। हाइड्रोलिक प्रेस या स्क्रू प्रेस, कच्ची घानी होती है ना, ये कोल्हू होता है, बैल कोल्हू, उसके अंदर क्या होता है कि वो बीज को पीसते हैं, मतलब ग्राइंड करते हैं और इतना पीसते हैं कि उसका तेल निकाल देते हैं। तो इसमें मैकेनिकल एक तरीके से प्रेशर से तेल को निकाला जाता है। जब बीज को डालते हैं उस मशीन में तो केक से बन के आते हैं कुछ, है ना, पपड़ी सी आती है, देखिए ना बिनौले की खल, तो वो पपड़ी सी जो होती है, और जब उसे दबा के निकाला जाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें हीट भी प्रोड्यूस होगी, तो वो हीट भी इसमें बनती है और तेल इसमें से निकल आता है। लेकिन आप कितना भी उसे दबा लीजिए, कितनी भी मशीन अच्छी ले आइए, और ऑयल उसमें कुछ ना कुछ रह ही जाता है। मतलब इतना ऑयल नहीं निकाल सकते हैं जितना हम केमिकल से निकाल देते हैं। तो इसके अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर प्रोटीन कम रहता है और ऑयल ज़्यादा आ जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट आता है ये बेसिकली कॉटन सीड केक कहलाता है। इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा होता है, प्रोटीन कम होता है। अच्छा, जो लिंट होते हैं या फाइबर होते हैं या जो रुई लगी हुई रहती है वो इसमें भी रहेगी, इसमें भी रहेगी, इसमें कम रहेगी, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। प्री प्रेसिंग मेथड सबसे अच्छा होता है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि पहले तो मैकेनिकल प्रेशर इस पे लगाया जाता है ना, मैकेनिकल प्रेशर लगा के ऑयल को रिमूव कर लिया जाता है, ऑयल रिमूवल होता है ना। तो लगभग 2/3 तेल इससे ऐसे ही निकल जाता है, 2/3 ऑफ ऑयल इससे निकल जाता है। बाकी जो बचता है उससे फिर केमिकल के ज़रिए निकाला जाता है, मतलब थ्रू केमिकल। तो 98% तक ऑयल इस कंडीशन में हम रिकवर कर लेते हैं प्री प्रेसिंग मेथड में। अब कॉटन सीड इतना इंडिया में होता है और इतनी डाइवर्स जगहों पे होता है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन से मेथड से निकल के हमारे पास ये प्रोडक्ट पहुंचा है, क्योंकि मतलब अगर ये प्रोडक्ट आया तो इसमें कुछ नहीं तो 20% तक तेल उसमें रह जाता है केक के अंदर, इसी वजह से प्रोटीन इसमें कम होता है। तो जब भी आप लेकर आएँ किसी से या वो करें तो आप उससे पूछें कि ये कहाँ से आया है या इसमें प्रोटीन कितना है, तो प्रोटीन भी इसमें वो होता है। मतलब ये लगाइए कि कॉटन सीड के अंदर लगभग 23% प्रोटीन रहता है, जब तेल को हम, और 20% के करीब ऑयल रहता है। तो जब तेल को निकाल देते हैं तो प्रोटीन का कंटेंट बढ़ जाता है। तो ये कितना बढ़ता है कॉटन सीड केक में, ये आप अंदाज़ा, मतलब इसका अगर हम लगाएं या इसका वेरिएशन अगर हम देखें तो लगभग 30% से लेके और 50% तक प्रोटीन रहता है। अगर इतना वेरिएशन है प्रोटीन में तो बताइए हम राशन फॉर्मुलेट कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं बिना प्रोटीन के पता लगाए। तो अगर प्रोटीन कम है, जैसा मैंने बताया था आपको कि कभी तो बढ़ जाता है आपका दूध, कभी घट जाएगा, कभी उतना ही रहेगा, कभी फैट बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा। तो वो वजह यही होती है, अगर प्रोटीन है ज़्यादा है तो वो दूध को आपके बढ़ाएगा, मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा। अगर, लेकिन आप सोच रहे हैं कि प्रोटीन मान लो 40% है लेकिन है उसमें 30% या 25% ही है, किसी ने और मिलावट कर दी किसी चीज़ की, तो अब आपका दूध नहीं बढ़ेगा। फ़ैट कौन सी चीज़ बढ़ाती है? देखिए, ऑयल अगर ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा 5% से ज़्यादा अगर हम रूमिनेंट्स को ऑयल पिला रहे हैं या खिला रहे हैं तो वो
उसके र्यूमन की, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया, र्यूमन को डाउन कर देता है, बैक्टीरिया अंदर के मार देता है, जिसकी वजह से मिल्क फैट डाउन हो जाता है ना। तो ऑयल अगर ज़रूरत से ज़्यादा है कॉटन सीड केक में तो आपका फैट डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो र्यूमन के अंदर को बैक्टीरिया को डाउन करेगा। ठीक है। इसके अलावा फाइबर अगर ज़्यादा है, मान लो जो रुई है वो कपास के बीज में लगी रह गई और वो कॉटन सीड केक में भी आ गई है साथ में, तो ये चीज़ जो है ना ये डाइजेस्ट होगी और ये फैट को बढ़ाएगी। तो ये बातें डिपेंड करती हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इम्प्रूव होगा या डिक्रीज़ होगा, मतलब उससे हमारा दूध बढ़ेगा या कम होगा। तो कुछ कॉटन सीड मील ऐसे भी होते हैं जिसमें मतलब रुई इतनी लगी रह जाती है कि फाइबर लगभग 20% तक चला जाता है। 1 किलो लेके आएँ तो उसमें 200 ग्राम तो आपको रुई मिल जाएगी, इतनी ज़्यादा रुई होती है। तो रुई खिलाने का कोई मसला नहीं है, फाइबर है, सेलुलोज है, वो डाइजेस्ट भी कर लेगा, लेकिन वो चीज़ तो हम प्लांट से भी खिला सकते हैं, घास फूस से भी खिला सकते हैं, तो वो हमें वहाँ से लेने की ज़रूरत नहीं है। वरना हमें हम तो प्रोटीन के लिए उसे लेके आ रहे हैं ना कॉटन सीड केक को, तो वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि हम कौन सी चीज़ ला रहे हैं। तो इसी वजह से इनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है वो काफ़ी इसमें वेरिएशन होता है। तो फाइबर कंटेंट, और कई बार क्या होता है कि जो कॉटन सीड है उसके ऊपर एक खोल होता है, मतलब ये खोल है, इसके ऊपर ये कॉटन के फाइबर्स लगे हुए हैं और अंदर ये बीज है, जैसा भी ये रहता है। अब ये जो ऊपर का खोल है इसे हल कहते हैं और इसे तोड़ा नहीं जाता है, ऐसे ही उसके अंदर डाल के निकाल दिया जाता है। ज़्यादातर तो इसे तोड़ लिया जाता है, मतलब ये ऐसे करके टूट जाता है और इसके अंदर से वो निकल आता है, मतलब जो रियल बीज होता है वो ऐसे करके निकल आएगा। तो इसे अलग कर दिया जाता है। अगर इसे तोड़ा ना जाए और उसके साथ ही इसे दबा के इसका तेल निकाल दिया जाए तो आप सोच सकते हैं कि इसके अंदर फाइबर और वो कंटेंट कितना ज़्यादा आ जाएगा। तो इसी वजह से जो ऑयल का कंटेंट होता है वो मैंने बताया, मैकेनिकल प्रेस होगा, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन नहीं होगा, तो उसमें ऑयल का कंटेंट ज़्यादा होगा। एक और इसमें प्रॉब्लम आती है कॉटन सीड में, वो आती है जिसकी वजह से ये जो क्रॉप है ये मतलब नुकसान करती है। वो क्या आती है? वो आती है गॉसी पॉल की प्रॉब्लम। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप बिनौले की खल खिलाते हैं तो जो उसका गोबर होता है, ज़्यादा अगर आपने खिला दी तो वो ब्लैक होने लगता है, ब्लैक हो जाता है ना, उसका जो फीसिस होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये गॉसी पॉल जो है ना, ये बेसिकली क्या करता है, ये आयरन को बाइंड कर लेता है अंदर। तो जितना भी आयरन जा रहा है, मतलब उसके ब्लड में वो एब्जॉर्ब होने वाला था, उसे गॉसी पॉल बाइंड कर लेगा, उनका एक वो बन जाता है और बॉडी से फीसिस के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। तो आयरन जब आता है गोबर में, पॉटी में, तो वो उसे ब्लैक कर देता है। तो गॉसी पॉल एक एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है और ये कॉटन जो प्लांट होता है ना उसमें हर जगह होता है, उसके पत्तों में भी होगा, जड़ में भी होगा। तो वो कुछ गॉसी पॉल ग्लैंड्स होती हैं। उनके अंदर ये बनता रहता है। ये बनता क्यों है? ये कुदरत का एक तरीका है उस कॉटन के प्लांट को पेस्ट से और कीड़ों वीड़ों से बचाने का, है ना।
तो अब कुछ ग्लैंडलेस भी वैरायटीज़ बन गई हैं, वो इतनी पॉपुलर नहीं है लेकिन फिर भी उनके अंदर गॉसिपॉल नहीं होता है। अच्छा, तेल के अंदर जो गॉसिपॉल आता है उसे तो निकाल लिया जाता है केमिकल मेथड से, साइक्लोन मेथड होता है एक, तो उससे निकाल लिया जाता है। लेकिन जो गॉसिपॉल केक में आ जाता है ये एक तरीके का जहर है जो कि कॉटन सीड केक में प्रेजेंट रहता ही है। तो ये क्या करता है, ये प्लांट्स को बचाता है, मतलब कीड़ों से, दूसरे मतलब जानवरों से खाने से, कि वो इसे ना खाएं। लेकिन ये जब उसके अंदर आ जाता है केक के अंदर हमारा, और हम इसे रूमिनेंट्स को खिलाते हैं, तो ये उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो इसका जो कंटेंट होता है अगर हम देखें तो वो लगभग 6% तक हो सकता है उसके अंदर। 6% का मतलब ये है कि 60 ग्राम गॉसिपॉल 1 kg कॉटन सीड केक में, तो ये काफ़ी होता है 60 ग्राम। तो 2 ग्राम से 60 ग्राम तक का ये पर केजी में रहता है, और ये काफ़ी नुकसान इसकी हेल्थ को पहुंचाता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि पोल्ट्री में हम इसे नहीं खिलाते हैं, क्योंकि मोनोगैस्ट्रिक जो एनिमल्स हैं, या कुत्ता है, बिल्ली है, और कोई एनिमल्स हैं, उसमें ये नहीं खिलाया जाता। ये सिर्फ़ और सिर्फ रूमिनेंट्स में, वो भी उनमें जो एडल्ट होते हैं, बच्चों में ये नहीं खिलाया जाता है गॉसिपॉल की वजह से। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, अच्छा अगर प्रेग्नेंट है या मान लीजिए ब्रीडिंग उसमें है, बेसिकली अगर ब्रीडिंग करानी है आपको, तो उसमें भी ज़्यादा कॉटन सीड केक नहीं दिया जाता है, उसे थोड़ा सा हमें वो करके देना होता है। तो गॉसिपॉल अगर ज़्यादा है तो इसके लिए क्या हम कर सकते हैं। देखिए, अगर वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से आया है, जैसा मैंने बताया था कि उसे ठंडा ही रखा, केमिकल डाला, उसे निकाल दिया, तो इसके अंदर कोई गॉसिपॉल का लॉस नहीं हुआ, मतलब इसके अंदर काफ़ी गॉसिपॉल रहेगा। तेल तो बहुत ज़्यादा निकालिए, प्रोटीन कंटेंट भी ज़्यादा होगा, गॉसिपॉल भी इसमें हाई होगा, क्योंकि वो डीएक्टिवेट नहीं हुआ। करते क्या है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से निकाला, उसके बाद उसे गर्म कर दिया, तो गॉसिपॉल डीएक्टिवेट हो जाता है। तो गॉसिपॉल गर्मी से ख़त्म हो जाता है एक तरीके से। तो इस वजह से जो कॉटन सीड केक होता है, जो स्क्रू प्रेस मेथड से जिसे हमने निकाला, मतलब दबा के निकाला, जिसमें हीट जनरेट हुई थी, तो वो गॉसिपॉल को मतलब हीट ख़त्म कर देती है इसे, गॉसिपॉल को। इसी तरीके से जो दूसरा हमारा मेथड था, जिसमें दोनों चीज़ें, स्क्रू प्रेस मेथड भी और प्री प्रेसिंग मेथड जिसे हम कहते हैं, प्री प्रेसिंग में भी ये हीट होती है जो कि गॉसिपॉल को डाउन कर देती है। तो किस मेथड से निकल के आया, अगर आपको ये पता हो, तब भी आप उसे यूज़ करने में थोड़ा सा वो कर सकते हैं, मतलब बेधड़क होकर उसे यूज़ कर सकते हैं। तो कितना खिलाया जाता है, अमूमन लोग 1 kg तक बिनौले की खल दे देते हैं, जो कि सेफ़ रहती है, किसी भी एनिमल में आप दे सकते हैं। बस ये है कि 6 मंथ से कम के एनिमल्स में, ये जो हीफर हैं जिन्हें ब्रीडिंग के लिए तैयार कर रहे हैं, आसपास में वो ब्रीडिंग करने वाली हैं, हीट के साइन शो करने वाली हैं, उन्हें ना दें, हीफर्स को ना दें। ये लैक्टेटिंग काओ को दे सकते हैं। 1 किलो 1.5 किलो की डोज सेफ़ रहती है एक दिन में, अगर आपको इसे देना है तो। अगर लगता है आपको कि गॉसिपॉल का कंटेंट है इसमें, जहाँ से यह आया है, इसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है, तो आप साथ साथ में फेरस सॉल्ट्स दे सकते हैं, फेरस सल्फेट। तो ये इसकी टॉक्सिसिटी को कम कर देता है। कैल्शियम कार्बोनेट भी, कैल्शियम कार्बोनेट भी इसको डाउन कर देता है। तो फेरस सल्फेट का सॉल्ट दे सकते हैं 10 ग्राम तक, और कैल्शियम कार्बोनेट दे सकते हैं 50 ग्राम तक।
तो ये इसे कॉसिपॉल को डाउन कर देता है। तो ये बस यही 2-3 चीज़ें हैं जो इसमें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। एक तो इसका प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन कॉसिपॉल ज़्यादा होने की वजह से इसका जो यूज़ है वो काफ़ी लिमिटेड है। तो अगर ये कॉटन सीड यूज़ करते समय आपको कोई दिक्कत आए तो इन बातों के ऊपर आप ध्यान दीजिए। इसके अंदर फाइबर कितना है, ऑयल कितना है, प्रोटीन कितना है और कॉसिपॉल कितना है। तो इन चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा पाएंगे अपने एनिमल के साइन सिम्टम्स देख के कि कहीं ये कॉटन सीड का तो असर नहीं है। उसी हिसाब से आप चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो आपके यहाँ प्रोडक्शन फिर बढ़ सकता है, और या जो भी बेनिफिट लेने के लिए आपने वो दे रहे हैं वो बेनिफिट आप इससे ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।